जालिम सिंह के यहाँ पर आने की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी क्योंकि वह एक 16वें स्तर का शूरवीर योद्धा है। जालिम सिंह रघुवीर को देखते हुए कहता है, मेरे भाई को किसने मारा है? मुझे वह इंसान चाहिए, मैं उसे आने हाथों से जान से मारूंगा, वो भी तड़पा तड़पा कर, जब तक कि वह मुझसे जान से मारने की भीख ना मांगने लगे। जालिम सिंह की बात सुनने के बाद रघुवीर भी गुस्से के साथ कहता कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ कि उस इंसान को बहुत दर्दनाक मौत मिले ताकि आगे से कोई भी हमारे लोगों को छूने की कोशिश भी ना करे। लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन एक इंसान है जिसकी मदद से हम उस तक पहुँच सकते हैं। जालिम सिंह रघुवीर को देखते हुए कहता है, कौन है वह इंसान, बताओ मुझे। रघुवीर की आंखों में गुस्सा देखकर रघुवीर कहता है, लायन सिटी की राजकुमारी सुहाना। इसके बाद रघुवीर वह सब कुछ जालिम सिंह को बता देता है कि सुहाना उनकी कैसे मदद कर सकती है। इसके बाद जालिम सिंह वहां से जाने लगता है, लेकिन रघुवीर उसे रोक लेता है। इसके बाद जालिम सिंह रघुवीर को देखते हुए कहता है, क्या हुआ राजकुमार, आपने मुझे रोका क्यों? जिसके बाद रघुवीर कहता है, एक और बहुत जरूरी काम है। आपको तो पता ही होगा कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, लेकिन एक लड़के की वजह से हमें यहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। और फिर इसके बाद वह सब कुछ भी उसे बता देता है जो यहाँ पर अभी तक हुआ है। जालिम सिंह रघुवीर से कहता है, कौन है वो, मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि उसकी 7 पुश्तें मेरे नाम से डरेगी। इसके बाद रघुवीर कहता है, उसका नाम दक्ष है और वह एक शूरवीर योद्धा है, 15वें स्तर का, लेकिन आप 16वें स्तर के योद्धा है, इसलिए आप उस लड़के को संभाल सकते हो और आपको पता है उसके साथ क्या करना है। इसके बाद दोनों के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ जाती है और फिर जालिम सिंह वहां से चला जाता है। वही फिर दूसरी शाम के वक्त दक्ष सबके सामने एक लड़की के टेबल के ऊपर पालथी मारकर बैठा हुआ है, उसकी आंखें बंद है। उसके सामने माउंटेन विलेज के सभी लोग भी आंखें बंद करके जमीन पर बैठे हुए हैं। तभी उनके इलाके की आसपास के वातावरण में हलचल होने लगती है और वहां की कुदरती शक्तियों 2 भागों में बंटकर एक कमरे में जाने लगती है, जहां पर रोनी और समायरा है जो उन 2 क्रिस्टल की शक्तियों को सोख रहे हैं। तभी दक्ष के सामने बैठे सभी लोग अपनी आंखें खोल लेते हैं और उसी कमरे की तरफ देखने लगते हैं, फिर दक्ष की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन दक्ष ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। इसके कुछ देर बाद समायरा और रोनी कमरे से बाहर आते हैं और दक्ष के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी दक्ष आंखें बंद करके ही कहता है, तुम दोनों की शक्तियों के ऑरा से मालूम चलता है कि तुम दोनों की शक्तियां शूरवीर योद्धा के जितनी लग रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम दोनों जल्द 16वें स्तर पर भी पहुंच सकते हो। लेकिन मैंने सुना है शूरवीर योद्धा के अतर को पार करने में बहुत मुश्किल होती है, इसलिए अपनी ट्रेनिंग जारी रखो। दक्ष की बात सुनकर दोनों अपने घुटनों पर बैठकर कहते हैं, ठीक है मास्टर। इसके बाद वह सभी साथ में उसी जानवर के बचे हुए मांस को पकाकर खाते हैं, लेकिन अब वह शेर का मांस खत्म हो जाता है। लेकिन दक्ष देखता है कि खाना खाने के बाद वहां मौजूद सभी की शक्तियां बढ़ने लगती है और जितने भी लोग थे उनकी शक्तियां 5 स्तर ऊपर बढ़ गई तो किसी की 7 स्तर। यह सब देखकर दक्ष मन में कहता है, यह सब क्या हो रहा है, उस किताब में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। इसके बाद वह दोबारा उस किताब को लेकर बैठ जाता है। फिर वह समीरा, शोभना, रोनी, समीर और समायरा को बुलाता है, फिर सभी को 2-3 किताबें देते हुए कहता है, यह 3 किताबें जो मैंने खरीदी थी, जरा इसे देखकर बताओ इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ वह सच है या नहीं। रोनी उन सभी किताबों को एक नज़र देखता है और कहता है, मास्टर यह सभी किताबें नकली हैं, किसी ने आपको ठगा है।
दक्ष ने यह किताबें यूं ही एक जगह से एक 10 चांदी के सिक्कों में खरीद ली थी। दक्ष को अब सब कुछ समझ आ जाता है और वह मन में कहता है, लगता है अब मुझे किताबें सोच समझकर खरीदनी होगी, नहीं तो मैं इन सभी को एक ही दिन में शूरवीर योद्धा बना दूंगा और साथ ही अब मुझे बड़े रैंक के जानवरों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वह सभी से कहता है, मुझे मेरे नाम से बुलाओ, मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ। यकीन वह सब दक्ष को मास्टर ही बुलाते हैं, जिसके बाद दक्ष भी उन्हें कुछ भी नहीं कहता है। इसके बाद शोभना दक्ष को देखते हुए कहती है, अगर आपको किताबें लेने हो तो आप कौशल सिटी के किताबें लेनी चाहिए, क्योंकि सभी जगहों पर वही से किताबें जाया करती हैं बेचने के लिए और उन पर एक खास तरह का सिंबल भी होता है जो उस सिटी के पुस्तक संग्रहालय अधिकारी के निरीक्षण में बनाए जाते हैं ताकि कोई भी उनकी किताबों की नकल ना बना सके। दक्ष हाँ में अपना गर्दन हिलाता है और फिर सभी को वहां से भेज देता है। इसके बाद वह एक कागज निकालता है और सभी लोगों के बारे में लिखने लगता है कि किसकी शक्तियां कितनी बड़ी है, ताकि वह सभी के लिए कम स्तर के जानवरों के एनर्जी कोर लाए और उन्हें मांस खिलाए। दक्ष ने उस कागज में कुछ लिखने के बाद कहता है, सभी बच्चे 10वें स्तर पर पहुंच गए हैं और बाकी के युवा 14वें स्तर पर पहुंच गए हैं और 8-15वें स्तर के शूरवीर योद्धा बन चुके हैं। इस हिसाब से 10 बच्चे 10वें स्तर पर, 12 युवा लड़के लड़कियां 14वें स्तर और 8 लड़के लड़कियां 15वें स्तर पर, जिसमें शोभना, रोनी, समायरा, समीरा, समीर भी शामिल है। इसके बाद दक्ष फिर रात में निकल जाता है और जंगल के अंदर जाने के बाद वह ट्रेनर विषम के कमीज को निकालता है और जंगल में फेंक देता है ताकि कोई उसके कमीज को पहचान ना सके। इसके बाद दक्ष जंगल के अंदर बढ़ते जाता है, लेकिन उसे कोई भी जंगली जानवर दिखाई नहीं देता है। तभी उसे कुछ लोगों के कदमों की आवाज सुनाई देता है, जिसे सुनकर वह एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और देखने लगता है। तभी वह देखता है वहां पर वही 5 लड़के हैं जिन्होंने सुहान का किडनैप किया था, लेकिन इस बार उनके साथ एक और इंसान था। वह कोई और नहीं बल्कि जालिम सिंह है। जालिम सिंह उन 5 से कहता है, तुम सब सच में देखा है ना कि वह लड़का इसे तरफ आया है, क्योंकि वह लड़का सिर्फ शूरवीर योद्धा है और वह इस तरह 7वें स्तर के जानवरों के इलाके में नहीं आ सकता है, वरना वह जानवर उसे जान से मार डालेंगे और मैं उस लड़के को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। इसके बाद उनमें से एक लड़का, जिसका नाम असम है, कहता है, हाँ ट्रेनर, हमने दक्ष को इसी तरफ आते हुए देखा है, वह भी अकेले। असम यह सब बोल ही रहा था कि तभी दक्ष जिस पेड़ पर था उस पेड़ की एक टहनी टूट जाती है, जिस वह वजह से दक्ष नीचे गिरने लगता है। लेकिन दक्ष संभल जाता है, लेकिन दक्ष उन सभी के सामने आ जाता है। दक्ष भी उनसे नहीं छुपता है और पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर जालिम सिंह अपने साथ के स्टूडेंट्स को देखते हुए कहता है, क्या यही है वह लड़का जिसकी वजह से तुम सबका यहाँ आना बेकार चला गया? 5 लड़के हाँ में अपना सर हिला देते हैं। इसके बाद दक्ष जालिम सिंह को देखते हुए कहता है, मैंने क्या किया जिस वजह से आप सभी को दिक्कत हो? आप लोगों को शायद गलत फहमी हो रही है। मैंने तो यहाँ के मालिक विक्रम को मना कर दिया है कि मैं उनका उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा, लेकिन वही चाहते हैं कि मैं उनका अगला उत्तराधिकारी बनूं। दक्ष समझ गया था वह उसके पीछे क्यों आए हैं, इसलिए उसने जालिम सिंह को समझाते हुए कहा। जालिम सिंह एक कातिल हंसी के साथ कहता है, मास्टर विक्रम ने जो फैसला ले लिया वह वही करते हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हें जान से मार दूं तो वह अपना फैसला बदल देंगे। और मैंने सुना है कि बहुत से लोग तुम्हें मारने की फिराक में हैं, लेकिन तुम सबसे छुपकर निकलते हो, जिस वजह से तुम किसी के हाथ नहीं आ रहे हो। लेकिन आज मैं तुमको यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। जालिम सिंह इतना कहता ही है कि दक्ष वहां से तेजी से भागने लगता है। दक्ष को वहां से भागते देख जालिम सिंह भी उसके पीछे भागता है, लेकिन दक्ष उनसे काफी दूर निकल जाता है और
अकादमी के पास पहुंच जाता है, लेकिन जालिम सिंह भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि दक्ष अकादमी के अंदर पहुंच चुका था, जिस वजह से जालिम सिंह ने दक्ष को कुछ भी नहीं किया और जालिम सिंह अकादमी के अपने इलाके की तरफ जाते हुए दक्ष को देखते हुए कहता है, कब तक बचोगे मुझसे, कभी ना कभी तो मेरे हाथ जरूर आओगे, फिर देखता हूं तुम मुझसे कैसे बचते हो। इसके बाद जालिम सिंह वहां से चला जाता है और उसके बाद फिर वह 5 स्टूडेंट्स भी वहां आ जाते हैं। लेकिन दक्ष को सही सलामत देखकर वह पांचों हैरान हो गए क्योंकि पहली बार जालिम सिंह ने किसी को जिंदा जाने दिया है। इसक के बाद वह पांचों वहां से चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में यह खबर बाकी के समूहों तक पहुंच जाती है कि गोल्डन सिटी के ट्रेनर जालिम सिंह ने दक्ष को मारने की कोशिश की थी, जिससे अब कोई भी दक्ष को मारने का ख्याल छोड़ दिया क्योंकि वह सभी जालिम सिंह को अच्छे जानते हैं कि वह किस तरह का इंसान है और सभी अब दक्ष को जालिम सिंह के हाथों से मरने का इंतजार करने लगे। वही दक्ष अकादमी से चुपचाप बिना किसी के नजर में आए दोबारा निकल गया, लेकिन इस बार दक्ष ने अच्छे से ध्यान रखा कि कोई उसका पीछा या उस पर नजर तो नहीं रख रहा है। इसके बाद दक्ष एक छठे स्तर के 15 खरगोश मारकर अकादमी लौट आता है और सुबह उन सभी को पकाकर सभी को खिलाता है, लेकिन इस बार उसे सिर्फ 5 ही एनर्जी क्रिस्टल मिले जिन्हें उसने 5 लोगों को दे दिया जो शूरवीर योद्धा बनने वाले हैं। इसके बाद फिर दक्ष इसी तरह हर दिन कुछ छठे स्तर के जंगली जानवर लाता है और उन्हें पकाकर अपने स्टूडेंट्स को खिला देता है और उसे जो एनर्जी कोर या क्रिस्टल उनमें से मिलने उन्हें वह उनमें ही बांट देता। लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद अकादमी में एक बात बहुत तेजी से फैल गई कि कोई अकादमी के आसपास के जंगल में रहने वाले छठे स्तर के जंगली जानवरों को मार रहा है, लेकिन कोई भी नहीं जाना था कि यह सब कौन कर रहा है। लेकिन जालिम सिंह का शक दक्ष ही ऊपर गया क्योंकि उसके स्टूडेंट्स उसे बताया था कि दक्ष रात में घूमने के लिए जंगल की तरफ निकलता है, लेकिन वह उन सभी को चकमा देकर कहीं गायब हो जाया करता है। इसी तरह फिर 30 दिन भी गुजर गए और वह दिन आ गया जिस दिन का सभी लोग इंतजार कर रहे थे, जिस दिन मास्टर विक्रम अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करने वाले हैं। सभी लोग मैदान के किनारे अपने अपने ट्रेनर के साथ बैठे हुए थे, लेकिन दक्ष वहां पर नहीं था और उस पहाड़ी के सभी शूरवीर योद्धा सभी पर नजर बनाए रखे थे और यहाँ वहां टहल रहे थे। तभी वहां पर अमर मास्टर विक्रम के साथ आ जाता है और मास्टर विक्रम सभी की तरफ एक नजर देखता है और फिर उसकी नजरें माउंटेन विलेज के लोगों के पास जाकर रुक जाती है और उन सभी से कहता है, लगता है तुम हारा ट्रेनर बहुत शानदार है जिसने तुम सभी को इतना ताकतवर बना दिया, लेकिन दक्ष कहाँ है, वह दिखाई नहीं दे रहा है। विक्रम की बात सुनने के बाद रोनी अपने जगह से खड़ा होता है और कहता है, मास्टर दक्ष कुछ देर पहले ही कुछ काम से निकल चुके हैं, वह हमें वापस गांव में ही मिलेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे समूह का ध्यान रखने को कहा है और उन्होंने आपके लिए एक संदेश भी छोड़ा है कि वह आपके उत्तराधिकारी बनने के लायक नहीं है। विक्रम कहता है, मास्टर दक्ष क्या वह तुम सबका मास्टर है? सब हाँ में अपना गर्दन हिला देते हैं, जिसके आगे विक्रम कहता है, मास्टर अच्छी बात है, वैसे भी उसके जैसा मास्टर यहाँ तुम लोगों को कोई भी नहीं मिलता है। इसके आगे विक्रम कहता है, चलो फिर प्रतियोगिता शुरू करते हैं और अपनी ताकत दिखाऊं, लेकिन सभी को मैं पहले नियम बता दूं, 5 से 10 साल बच्चे इसमें भाग नहीं लेंगे, उसके ऊपर के उम्र वाले भाग लेंगे, लेकिन सभी को अपनी शक्ति दिखानी होगी कि कौन किस स्तर में है। इस प्रतियोगिता में किसी के हाथ पैर टूटने और कटने की संभावना है और किसी की जान भी जा सकती है, इसलिए कोई भी मैदान में आने से पहले अपने ट्रेनर से सलाह मशवरा कर ले।
विक्रम की बात खत्म होने के बाद रोनी अपनी जगह में खड़ा हो जाता है और कहता है, माफी चाहता हूँ मास्टर विक्रम, लेकिन माउंटेन विलेज के लोग इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता है क्योंकि हमारे मास्टर ने हमें प्रतियोगिता में भाग लेने से मना किया है क्योंकि अमर हम सबसे बेहतर है और मास्टर ने हमें ट्रेनिंग देते हुए कहा था कि हथियार सिर्फ रक्षा, बुराई, अधर्म और लोगों की भलाई रक्षा के लिए उठने चाहिए, ना कि किसी की हत्या करने के लिए। तभी विक्रम सिटी का दूसरा राजकुमार विक्की कहता है, अगर तुम लड़ाई से भागते रहे, ताकतवर होने का प्रमाण नहीं दिया तो लोग तुम्हें कमजोर बुज़दिल कहेंगे और तुम्हें सम्मान नहीं देंगे, और यहाँ पर ताकतवर को सम्मान दिया जाता है, नहीं तो उसे मार दिया जाता है, नहीं तो उसे नौकर बनाकर रखा जाता है। रोनी कहता है, ताकतवर होने का घमंड अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं और सम्मान पाने का इसके अलावा भी बहुत से तरीके जिनमें हम अच्छे काम करके भी सम्मान कमा सकते हैं, प्यार से बिना खून बहाए, और हम तब तक लड़ाई नहीं करेंगे जब तक कि सामने कोई अधर्म नहीं हो रहा हो। इसके बाद विक्की रोनी को कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन कुछ देर चुप रहने के बाद विक्की कहता है, और यह सब तुम इसलिए कह रहा है क्योंकि तुम डरपोक हो, हमसे कमजोर हो और हारने से डरते हो। अगर डरते नहीं हो तो आओ मैदान और आके मुझसे दो दो हाथ करो। रोनी उसे जवाब देने ही वाला था कि तभी विक्रम बीच में बोल पड़ता है और कहता है, शांत हो जाओ, तुम दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हो और विक्की तुम रोनी से नहीं जीत सकते हो, वह तुमसे ज्यादा ताकतवर है। विक्रम की बात सुनकर विक्की कहता है, दादाजी आपको शायद पता नहीं है, मैंने इसे एक बार मुकाबले में हरा दिया था। विक्रम फिर से विक्की से कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारा दादाजी नहीं हूँ और वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन कितना ताकतवर है और तुम खैर बनाओगे कि मैंने तुम्हें रोक दिया, वरना तुम बुरी हालत में होते। इसके बाद अमर को देखते हुए कहता है, अमर एक एक करके सभी समूहों को मैदान में भेजो और शक्तियों के स्तर की जांच कराओ। अमर फिर मैदान के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और माउंटेन सिटी के लोगों को बुलाता है और कहता है, आकर सभी मैदान के बीच में एक एक करके सभी अपने अपने हाथों को रखो। इसके बाद सभी एक एक करके अपना हाथ मैदान के बीच में रखते हैं। इसके बाद सभी देखते हैं कि शाम्भ की ताकत 12वें स्तर पर है और समर्थ की ताकत 11वें स्तर पर है और बाकी सभी की ताकत 10वें स्तर और उससे नीचे के स्तर के हैं, और उनके ट्रेनर की ताकत की वहां जांची जाते हैं तो सभी को पता चलता है कि उनके ट्रेनर विष्णु एक 16वें स्तर के योद्धा है। इसके बाद मून सिटी के स्टूडेंट्स आते हैं, जिनमें कार्तिक की ताकत भी अब 16वें स्तर में पहुंच चुकी है और कबीर की 12वें और चांदनी की 11वें स्तर सभी देखते हैं। अब तक वहां ट्रेनर की ताकत की ज्यादा है और किसी की नहीं, बाकी कोई 10वें स्तर से पार नहीं गया है। इसके बाद फिर वहां लायन सिटी के लोग आते हैं। सुखवीर पहले आकर अपना हाथ रखता है, जिसके बाद वहां पर एक आवाज गूंजती है, 16वां स्तर, लेकिन 17वें स्तर के करीब। इसके बाद फिर सुक्रांत और सुहाना आते हैं, उनकी ताकत 14वें स्तर थी। यह देखकर सभी कानाफूसी करने लगते हैं कि लायन सिटी के लोग तो आगे चल रहे हैं और उनका ट्रेनर तो एक विद्वान भी बनने वाला है, और वहां के कुछ स्टूडेंट्स भी 11वें स्तर तक पहुंच चुके हैं और बाकी 9वें 10वें स्तर तक। इसके बाद फिर गोल्डन सिटी के लोग आते हैं, जिनमें जालिम सिंह भी बहुत जल्द विद्वान की कगार पर है और रघुवीर शूरवीर योद्धा बनने के कगार पर है। यह देखकर तो और भी लोग चौंक गए कि गोल्डन सिटी का राजकुमार शूरवीर योद्धा बनने वाला है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स 10वां स्तर पार ही नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद विक्रम सिटी के लोग आते हैं। सबसे पहले ट्रेनर अनुज नहीं जाता है, बल्कि वह अपने भतीजे मोहित को पहले भेजता है, जिसके बाद सभी को उसकी शक्तियों का पता चलता है कि वह एक 14वें स्तर का योद्धा है। इसके बाद विक्की जाता है, उसकी ताकत भी 14वें स्तर होती है। इसके बाद फिर विनय जाता है और उसकी ताकत देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी ताकत शूरवीर योद्धा की होती है। इसके बाद वह सभी को देखते हुए कहता है, कोई स्टूडेंट है जो मुझ जितना
ताकतवर है। विनय की बात सुनकर कोई कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन विनय को देखकर और उसके चेहरे के घमंड को देखकर विक्रम कहता है, बहुत बढ़िया, तुम एक शूरवीर योद्धा बन ही गए, लेकिन तुम्हें शूरवीर योद्धा बने सिर्फ कुछ ही देर हुआ है, इसलिए खुद पर इतना घमंड मत करो। अपने दादाजी बात सुनकर विनय कहता है, यहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स से मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए आपका उत्तराधिकारी तो मुझे बनना चाहिए। और आपने जिसे चुना था, क्या नाम है उसका? हाँ दक्ष, वो तो यहाँ है ही नहीं। सभी लोग विनय की बात से सहमत थे, लेकिन सभी चाहते थे कि विनय विक्रम का उत्तराधिकारी ना बने। इसके बाद विनय विक्रम को देखने लगता है और विक्रम कहता है, तुम्हें शायद पता नहीं है, यहाँ पर तुमसे भी ज्यादा ताकतवर लोग मौजूद हैं, इसलिए शांत रहो वरना तुम अपनी बात के लिए पछताओगे। विक्रम की बात सुनकर विनय शांत हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा भी था, लेकिन उसे शूरवीर योद्धा बनने का घमंड भी है। इसके बाद ट्रेनर अनुज सभी को एक एक करके मैदान के बीच में भेजते जाते हैं, लेकिन जिसके पता चलता है कि सभी स्टूडेंट्स 10वें स्तर से 12वें स्तर तक के योद्धा हैं। आखिर में फिर ट्रेनर अनुज जाता है और मैदान के बीचों बीच अपना हाथ रखता है, जिसके बाद वहां पर आवाज गूंजता है, 17वां स्तर विद्वान। यह देखकर तो सभी और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि यह एक विद्वान है। इसके बाद तो वहां पर और भी ज्यादा हड़कंप मच जाता है। यह देखकर विनय खुद से ही कहता है, अब तो दादाजी को मुझे ही अपना उत्तराधिकारी बनाना होगा। इसके बाद अमर माउंटेन सिटी के स्टूडेंट्स को बुलाता है, जिसके बाद अमर कहता है, चलो अब तुम सब आखिरी हो। इसके बाद रोनी अपने साथ आए 10 बच्चों की तरफ देखता है, जिनमें 10 साल तक के बच्चे मौजूद हैं। फिर सभी एक एक कम 6 साल का बच्चा मैदान के बीच में अपना हाथ रखता है, जहां पर उसे हाथ रखने को कहा गया था। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देखकर तो सभी के होश ही उड़ गए। सभी ने देखा कि वह बच्चा 10वें स्तर पर है। इसके बाद फिर बाकी के बच्चे भी आए, लेकिन वह सब भी 10वें स्तर के निकले। यह देखकर तो सभी चौंक गए। विनय तो यह सोचने लगा कि अगर बच्चे ऐसे हैं तो जवान स्टूडेंट्स कैसे होंगे। इसके बाद रोनी एक एक करके बाकी के लोगों को भेजना लगा, जिसके बाद तो सभी और भी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि सभी लोग शूरवीर योद्धा निकले। यह देखकर विक्रम के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इसके बाद फिर रोनी आखिर में आता है और मैदान के बीच में बने जगह पर अपना हाथ रखता है, जिसके बाद वहां पर आवाज गूंजती है, 16वां स्तर शूरवीर योद्धा। मैदान में गूंजती आवाज को सुनकर उस मैदान में एक शांति फैल जाती है। विनय के चेहरे के तो हवाइयां ही उड़ जाती है। अब उसे समझ आता है कि उसके दादाजी ने उसे क्यों कहा था कि वहां पर उससे भी ज्यादा ताकतवर लोग मौजूद है। तभी लायन सिटी की राजकुमारी सुहाना अपने भाई सुक्रांत से कहती है, विनय के चेहरे को तो देखो, उसके चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ चुकी है, और अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है। सुक्रांत के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है और वह रोनी को देखते हुए कहता है, यह तो हमसे भी ज्यादा ताकतवर निकला। अगर रोनी की ताकत इतनी है तो इसके मास्टर दक्ष की ताकत कितनी होगी। वह तो एक विद्वान होगा ही, लेकिन वह कहाँ है, यहाँ पर क्यों नहीं, और मैंने उसके बारे कभी क्यों नहीं सुना। इसके बाद वह सुहाना को देखते हुए मन ही मन में कहता है, जिसने सुहाना की जान बचाई थी वह भी कम ताकतवर नहीं होगा, लेकिन वह कौन है किसी को कुछ भी नहीं पता। इसके बाद फिर माउंटेन विलेज के सभी लोग अपनी जगह में जाकर बैठ जाते हैं और फिर विक्रम सभी को देखते हुए कहता है, तुम सभी को अब तो पता चल ही गया होगा कि कौन कितना ताकतवर है। और सभी को एक बात जरूर बता देना चाहता हूँ, किसी के हुलिये को देखकर उसके बारे में पता नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए सोच समझकर किसी से पंगा लेना, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन चलो अब मुद्दे पर आते हैं। अब तुम सभी सुनिश्चित करो कि कौन इस जगह का मालिक बनने के लायक है। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो माउंटेन विलेज के स्टूडेंट्स की ताकत
सबसे ज्यादा है। और अगर ट्रेनर्स की बात करें तो विक्रम सिटी आगे है, लेकिन अगर ट्रेनर्स अभी होने वाले मुकाबले में भाग लेंगे तो मेरे शिष्य यानी इस पहाड़ी में रहने वाले लोग भी इस मुकाबले में भाग लेंगे, तो उनमें से कोई भी जीतेगा तो वह इस जगह का मालिक बन जाएगा, और वह जो चाहे वह इस जगह के साथ कर सकता है, और वह चाहे तो उसे किसी को भी दे सकता है। विक्रम की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स ने यह तय किया कि वह सभी अपने ट्रेनर्स को भेजेंगे और वह फिर उनसे उस जगह को ले लेंगे। इसके बाद फिर मैदान में दो ट्रेनर्स आते हैं और एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। यह दोनों ट्रेनर जालिम सिंह और ट्रेनर अनुज है। यहाँ पर यह दोनों लड़ाई के लिए मैदान में है, और वहीं दूसरी तरफ दक्ष इन सब से बहुत दूर एक जंगले में अकेले चल रहा है, और उसके हाथ में एक कागज है जिसमें एक नक्शा बना हुआ है, और उसे देखते हुए कहता है, कौशल सिटी तक जाने के रास्ते में विक्रम सिटी पड़ता है, इसलिए मुझे विक्रम सिटी से होते हुए जाना होगा और जल्द से जल्द कौशल सिटी जाकर वहां से के अपने जरूरत का सामान लेना होगा, ताकि मैं अपने घर जाने का कोई तरीका खोज सकूं। इसके बाद वह जंगल से चलते हुए आगे बढ़ते जा रहा है। तभी उसे बहुत से लोगों के दौड़ने की आवाज सुनाई देने लगता है, जिस वजह से वह रुक जाता है और देखता है कि एक लड़की सामने से दौड़ते हुए आ रही है, और उसके कपड़े फटे हुए हैं और धीरे धीरे दौड़ रही है। उसके फटे कपड़ों से उसके शरीर के बहुत से हिस्से दिख रहे हैं, और साथ ही उसका दुबला पतला शरीर भी दिखाई दे रहा है, और उसके पीछे 20 से 25 सैनिक कवच पहने उसके पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन वह लड़की दक्ष के सामने आकर गिर गई और दक्ष को देखने लगी और अपनी कांपती आवाज में कहती है, मकम मेरी मेरी मदद करो। दक्ष जल्दी से उसके पास बैठ जाता है और उसके सर को अपनी गोद में रख लेता है और कहता है, कौन हो तुम? दक्ष को वह लड़की कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसके पीछे दौड़ते आ रहे सैनिकों ने दक्ष से कहा, ए लड़के, उस लड़की को हमारे हवाले कर दो, वरना हमारे सरदार तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत देंगे। लेकिन दक्ष उनकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है, और वह अपने पास से एक पानी की बोतल निकालता है और उस लड़की को देते हुए कहता है, पानी पी लो, फिर मुझे आराम से अपने बारे में बता देना, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। लेकिन वह लड़की पानी को नहीं पीती है और हिम्मत करके के बोलती है, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मुझे मरना है, इसलिए मेरा तुमसे गुजारिश है कि तुम मेरी बात मानोगे। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जिसे तुम विक्रम सिटी के किंग विक्रम वेदी तक पहुँचा दो। उस लड़की ने बस इतना कहा ही था कि तभी उन सैनिकों में से एक सैनिक ने दक्ष के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर दिया, लेकिन दक्ष ने उस तलवार को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ लिया और अपनी आवाज को भारी करते हुए उस सैनिक को देखते हुए कहा, मैं तुमसे से नहीं, इस लड़की से बात कर रहा हूँ और तुम बीच में दखलंदाजी कर रहे हो। दिखाई नहीं देता कि यह लड़की मौत से लड़ रही है। इसके बाद वह उस लड़की को देखने लगता है जिसकी सांसें अब रुक चुकी है और उसकी आंखें डर से खुली हुई है। उस लड़की ने जब देखा कि उस सैनिक ने दक्ष पर तलवार से हमला कर दिया है, जिस वजह से उस लड़की की आंखें डर से खुली की खुली रह गई और उसकी सांसें रुक गई और उसकी मौत हो गई। दक्ष ने जब देखा कि वह लड़की मर चुकी है तो दक्ष ने उस लड़की को नीचे जमीन पर ही लिटा दिया और उसने उस सैनिक के तलवार को एक तरफ फेंक दिया और उस सैनिक को उसके गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया और कहा, तुम्हारी वजह से उसकी जान चली गई, अब तुम मुझे बताओगे कि यह लड़की कौन है और तुम इसके पीछे क्यों भाग रहे थे? वह सैनिक दक्ष के हाथों से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह सैनिक दक्ष की पकड़ से छूट ही नहीं पा रहा था। यह देखकर उसके साथ आए सभी सैनिकों ने दक्ष को घेर लिया और उनके हाथों से अलग अलग रंगों की शक्तियां दिखने लगी और एक सैनिक ने कहा, उसे छोड़ दो वरना हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। दक्ष एक नजर सभी को देखा और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है और वह उस सैनिक को जोर से जमीन पर पटक देता है, जिस वजह से उसके रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वह दर्द से चिल्ला देता है
और अपने साथियों से कहता है, इस लड़के को जान से मार दो। इसके बाद सभी ने एक साथ दक्ष के ऊपर उन शक्तियों से हमला कर दिया और वह सभी शक्तियां जहां दक्ष खड़ा था वहां पर जाकर एक साथ टकरा गई, जिसके बाद वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ और वहां पर बहुत सारी शक्तियां फैल गई, जिसे देखकर सभी सोचा कि अब तो वह लड़का मर चुका होगा। लेकिन तभी उन सभी को दिखा कि वहां पर ना वो लड़की, ना वो लड़का और ना ही उनका वो साथी है जिसे दक्ष ने जमीन पर पटका था। तभी उन सभी को एक के पास वह तीनों दिखाई देते हैं, जिसे देखकर एक सैनिक कहता है, इतनी तेज रफ्तार, तुम्हारी रफ्तार देखकर लगता है तुम एक शूरवीर योद्धा हो। ले शायद तुम्हें पता नहीं है, हम भी 14वें स्तर के योद्धा हैं। अगर हम सब एक साथ आ गए तो 2 शूरवीर योद्धा तक को हरा सकते हैं। इतना कहने के बाद 5 लोग आगे आते हैं और दक्ष के ऊपर अपनी शक्तियों से हमला करने लगते हैं, जिसके बाद उन सभी के हाथों से अलग अलग रंगों की रोशनियां निकलती है और दक्ष की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन दक्ष उनके हमलों को अपने हाथों की मदद से वापस उन्हीं के ऊपर फेंक देता है, जिससे उन 5 को बहुत ज्यादा चोटें आ जाती है। जिसके बाद वह 5 एक तरफ हट जाते और बाकी लोगों से कहते हैं, यह बहुत ताकतवर है, इस पर एक साथ हमला करो और इसे जान से मार डालो, वरना यह लड़का हमारे लिए बहुत खतरनाक शामिल होगा। हाँ, क्योंकि यह इतनी सी उम्र में शूरवीर योद्धा है, तो आगे चलकर यह अधीर के जैसा एक महान योद्धा भी बन सकता है, वह भी कम उम्र में। इसके बाद सभी एक साथ दक्ष के ऊपर हमला करने की तैयारी करने लगते हैं। यह देखकर दक्ष उस लड़की के शरीर के पास से हट जाता है और सभी को देखने लगता है और एक मुस्कान के साथ कहता है, बेवकूफ, मौत से खेलना चाहते हैं। इतना कहने के बाद दक्ष जमीन से कुछ पत्थर उठाता है और उन्हें तेजी से उन सभी के ऊपर फेंकता है, जिससे वह सभी पत्थर तेजी से उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनके शरीर के आर पार हो जाते हैं और वह सभी लोग उन पत्थरों से बचने के लिए जमीन पर लेट जाते हैं। जिसके बाद वह सभी पत्थर उनके पीछे मौजूद पेड़ों से जाकर टकरा जाते हैं और वह सभी पत्थर उन सभी पेड़ों के अंदर गहराई तक पहुंच जाते हैं। यह देखकर वह सभी अब पेड़ों के पीछे जाकर छुप जाते और दक्ष के ऊपर तीर कमान भालों से हमला करने लगते हैं। लेकिन इन सब का कुछ भी फायदा नहीं था, वह उन सभी हमलों से बचने के लिए आगे पीछे दाएं बाएं होकर बचा रहा है। कुछ देर तक दक्ष उन सभी के हमलों से बचता रहता है, फिर वह दौड़ते दौड़ते हवा में ही कहीं गायब हो जाता है और फिर एक एक करके सभी के पीछे दिखाई देता है और उन पर हमला करने लगता है, जिससे वह सभी लोग नीचे जमीन पर गिरने लगते हैं और दर्द में चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद फिर दक्ष उसी पहले आदमी के पास जाता है और उससे कहता है, तो अब तुम मुझे बताओ कि यह सब क्या हो रहा है और यह लड़की कौन है जिसने विक्रम वेदी से मिलने को कहा है, और अगर तुमने मुझे मेरा जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ काट दूंगा। दक्ष की बात सुनने के बाद उससे कुछ ही दूर पर जमीन पर पड़े एक सैनिक ने कहा, तुम उसे कुछ भी नहीं बताओगे, वरना यह लड़का तो तुम्हारे हाथ काटेगा, मैं तो तुम्हें जान से ही मार डालूंगा। लेकिन तभी वह सैनिक देखता है कि दक्ष ने अपने पास के सैनिक के एक हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ को उसके शरीर से अलग कर देता है। यह देखकर तो वह सैनिक बोलते बोलते रुक जाता है, लेकिन वह अपने डर को काबू में करते हुए कहता है, लड़के, तू चाहे उसे जान से ही क्यों ना मार दे, यहाँ मौजूद कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं बताएगा और तुम शायद हमारे सरदार को नहीं जानते हो, वह तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। अगर उन्हें पता चला कि तुमने हमारा क्या हाल किया है तो वह तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत देंगे। दक्ष फिर अपने पास पड़े सैनिक को देखता है और सभी से कहता है, मुझे मजबूर मत करो, मैं अपने अंदर के जानवर को जगाना नहीं चाहता हूँ, वरना यहाँ से कई किलोमीटर की दूर तक कोई इंसान या जानवर नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक नमूना दिखा ही देता हूँ। इसके बाद दक्ष फिर उस सैनिक के ऊपर अपने हाथ को लहराता है, जिसके बाद उस सैनिक के अंदर की सारी शक्तियां बाहर आने लगती है।
जिससे वह सैनिक तड़पने लगता है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। यह सब देखकर सभी सैनिक हैरान हो जाते हैं और दक्ष को देखने लगते हैं। उन्हें मालूम नहीं था कि मामूली और मासूम सा दिखने वाला लड़का इतना बेरहम भी हो सकता है। और देखते ही देखते उस सैनिक के शरीर से सारी शक्तियां बाहर आ जाती है और एक लाल के रंग के छोटे से हीरे में बदल जाता है, जिसके अंदर उस सैनिक की शक्तियां मौजूद है, जो एक आग की तरह बहुत ही गर्म है। शक्तियों के बिना भी वह सैनिक जिंदा था। यह देखकर सभी हंसने लगते हैं और दक्ष से कहते हैं, तुमने शायद अपना मन बदल लिया, अब चुपचाप हमसे माफी मांगो और अपना एक हाथ भी तोड़ दो। लेकिन दक्ष उन सभी की बातों को नजरअंदाज कर देता है और अपने पास जमीन में पड़े सैनिक को देखता है और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है, जिसे देखकर वह सैनिक डर जाता है और फिर अपने एक पैर से उसके सर पर जोर से 2-3 लात मारता है, जिससे उसका सर फट जाता है। इसके बाद वह दूसरे सैनिक के पास जाता है और उसके शरीर से भी शक्तियां निकालता है और उसका भी सर फोड़कर उसे जान से मार डालता है। लेकिन यह देखकर सभी उसे रोकने लगते हैं और कहते हैं, रुको रुको, हम बात करके भी इस मसले को हल कर सकते हैं। लेकिन दक्ष तो उनकी बातों में ध्यान ही देता है। दक्ष समझ गया था कि उस लड़की का बलात्कार हुआ था और इन सैनिकों का भी इन सब में हाथ रहा होगा। इसके बाद वह फिर एक तलवार उठाता है, फिर एक एक करके शक्तियां निकालकर सभी को गाजर मूलियों की तरह काटते जाता है और सैनिक दर्द से चिल्लाते जाते और आंखों में मौत का डर भी दिखाई देने लगता है, जो उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। दक्ष एक को छोड़कर सभी को मार डालता है और फिर उस एक बचे हुए सैनिक के पास जाता है और कहता है, मैंने कहा था ना, मेरे अंदर के जानवर को मत जगाओ जिसे कोई काबू नहीं कर सकता है। इसलिए अब मैं जो तुमसे पूछूं तुम उसका सही सही जवाब देना, वरना मैं तुम्हें इनसे भी ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा, समझे। अब बताओ यह सब क्या चल रहा है विस्तार से, ताकि मुझे अच्छे से समझ आ जाए। दक्ष की बात सुनकर वह सैनिक बोलना शुरू करता है, हम सब विक्रम सिटी के कुछ कैदी हैं और हमें वहां के पुराने किंग विक्रम वेदी ने हमें पकड़ा था, लेकिन उनके जाने के बाद अभी के किंग विशास वेदी ने रिहा कर दिया है। लेकिन उन्होंने हमारा एक समूह बना दिया और वह हमसे गुप्त रूप से कुछ ऐसे गैर कानूनी काम करवाते हैं जिनकी भनक बाहरी दुनिया में किसी को भी नहीं लगती है। और हमारा काम होता है लड़कियों औरतों को अगवा करना और उन्हें दूसरे को बेचना। और हमारा नेतृत्व हमारा सरदार यानी विक्रम सिटी का सेनापति मोहनलाल करता है, जो एक विद्वान स्तर का योद्धा है और बहुत जल्द ही एक सम्राट योद्धा बनने की कगार पर है, लेकिन अभी तक वह सम्राट योद्धा नहीं बन पाया है। वह सैनिक बोलते बोलते रुक जाता है। यह देखकर दक्ष उससे कहता है, क्या हुआ, आगे बोलो। लेकिन दक्ष देखता है कि उसके माथे पर एक लाल रंग की रोशनी दिखाई दे रही है और फिर इसके बाद उसका सर फट जाता है। यह देखकर दक्ष कहता है, लगता है किसी ने इसके साथ कुछ किया है ताकि वह इन सब पर नजर रख सके, इसके बाद और जरूरत पड़ने पर इन्हें मौत के घाट भी उतार सके। लेकिन दक्ष देखता है कि उसके शरीर से एक काले रंग का धुआं निकला और वह कहीं जा रहा है, लेकिन दक्ष उसका पीछा नहीं करता है। दक्ष फिर उस मरी हुई लड़की के पास जाता है और उसे उठाकर चलने लगता है और कुछ देर तक चलने के बाद वह एक खाली मैदान में पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर बहुत सी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता है और उसके लिए एक चिता तैयार करता है और उसे जला देता है और उसकी राख को पूरे हवा में फैला देता है और कहता है, मैं माफी चाहता हूं कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा, चाहे वह फिर कोई भी हो, चाहे वो सेनापति मोहनलाल हो या फिर विक्रम सिटी का राजा ही क्यों ना हो। इसके बाद फिर दक्ष उसी जगह में जाता है जहां पर वह सभी सैनिक मरे हुए हैं, लेकिन वह देखता है कि वहां पर एक 6 स्तर का सुअर आ चुका है
और वह उन लाशों को खा रहा है, जिस वजह वह एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। लेकिन दक्ष वह सुअर जान चुका था कि कोई वहां पर है, जिस वजह से वह दक्ष की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जब वह उस पेड़ के पास जाता है जहां पर दक्ष छुपा हुआ था, लेकिन दक्ष वहां पर नहीं था, यह देखकर वह सुअर यहाँ वहां देखने लगता है, लेकिन दक्ष उसे कभी भी नहीं मिलता है। दक्ष तो तेजी से दौड़ते हुए उन सभी लाशों के सभी सामानों को उठाकर वहां से बहुत दूर चला जाता है और उन सभी सामान को देखने लगता है और कुछ जरूरत का सामान अपने पास रख लेता है, जिसमें एक थैला और एक चाकू है, बस है। वही उन सभी लाशों के पास कुछ सैनिक और आते हैं और वहां पर सैनिकों की लाशों को देखकर कहते हैं, लगता है किसी जानवर ने इन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारा है। लेकिन तभी एक सैनिक पेड़ से कूदकर नीचे आता है और उन सभी लाशों को देखने लगता है। उस सैनिक के आते ही सभी लोग चुप हो जाते हैं और उस सैनिक को वहां का जायजा लेने देते हैं। कुछ देर तक उस जगह का जायजा लेने के बाद वह सैनिक लाशों को देखकर सभी सैनिक से कहता है, संभलकर, इन्हें किसी जानवर ने नहीं बल्कि एक इंसान ने मारा है और वह तुम सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अभी हमारे पास इन सब मामलों के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं है, बल्कि उस लड़की को खोजो जिसका यह सब पीछा कर रहे थे। यह सैनिक उन सभी सैनिकों का लीडर था जो उनका नेतृत्व कर रहा था और यह एक 16वें स्तर का शूरवीर योद्धा है। तभी वहां पर एक सुनहरा घोड़ा आता है जिसके ऊपर एक सुनहरी कवचधारी सैनिक बैठा हुआ है, जिसका पूरा शरीर उस कवच से ढका हुआ है, जिसके आने के बाद सभी उसके सामने झुक जाते हैं। वह सभी सैनिकों को देखते हुए कहता है, वह लड़की मर चुकी है, लेकिन जिसने हमारे सैनिकों को मारा है उसे हमारे बारे में पता चल चुका है और वह हमें खोज रहा होगा, लेकिन वह हमें नहीं पहचानता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और अपने सभी साथियों से कह देना कि कुछ दिनों के तक हमारे ठिकाने की सुरक्षा करे और किसी भी तरह की कोई गलती ना करे और कुछ दिनों तक लड़कियों से दूर रहे और ना ही किसी लड़की को गांव से अगवा करे। इसन सभी कामों पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दो। अब जाओ और सभी लड़कियों को गुफा के अंदरूनी हिस्से में कैद कर दो और 3 दिन बाद विक्रम सिटी के मैदान में एक मुकाबला होने जा रहा है, जिसमें मुझे तुम सभी की जरूरत है। इसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। सभी के जाने के वह योद्धा अपने सर से हेलमेट को निकालता है, जिसके बाद उसका चेहरा दिखाई देता है, जिसकी उम्र लगभग 50 से 55 होगी। यह कोई और नहीं बल्कि विक्रम सिटी का सेनापति मोहनलाल हैं और वह फिर अपने पास से एक कांच की शीशी निकालता है और उसका ढक्कन खोल देता है, जिसके अंदर से एक काला धुआं निकलता है, जिसमें दक्ष का चेहरा दिखाई देता है। और मोहनलाल उस चेहरे को देखते हुए कहता है, तूने मेरे 25 सैनिकों को मारकर अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं इन सब का बदला तुझे मारकर लूंगा, वो भी बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा, जिसे देखकर मौत भी घबरा जाएगी। इसके बाद वह काला धुआं गायब हो जाता है और फिर सेनापति मोहनलाल भी वहां से अपने घोड़े से उड़कर चला जाता है। रात के वक्त दक्ष जंगल से चलते हुए जा रहा है, तब उसके सामने एक 4 फुट ऊंचा शेर आ जाता है और वह शेर दक्ष को देखते हुए अपने मुंह से एक आवाज निकालता है, एक और इंसान, आज तो 2 इंसानों को खाकर मजा ही जाएगा। दक्ष उस शेर को इंसानों की तरह बात करते हुए देखकर खुद से ही कहता है, क्या यह इंसानों की तरह बात भी कर सकता है? दक्ष यह सब सोच ही रहा था कि वह शेर अपने मुंह के सामने एक लाल रोशनी का गोला तैयार कर लेता है और उससे दक्ष के ऊपर हमला कर देता है, जिससे दक्ष टकरा जाता है और वह दूर जाकर गिरता है, जिस कारण से उसका साथ जो थैला था वह भी जमीन में गिर जाता है, जिससे सोने के सिक्के और बहुत से एनर्जी क्रिस्टल भी बाहर आ जाते हैं। वह शेर उन सभी एनर्जी क्रिस्टल को देखकर कहता है, इतने सारे एनर्जी क्रिस्टल्स, लगता है तुमने बहुत से जानवरों को मारा है, मगर एक क्षण इनके अंदर से तो किसी भी जानवर की एनर्जी मुझे महसूस नहीं हो रही है। इतना कहकर वह शेर दक्ष की तरफ देखने लगता है, जो अब जमीन से उठ रहा है।
दक्ष जमीन से उठने के बाद उस शेर से कहता है, हाँ तुम सही हो, लेकिन यह इंसानों के एनर्जी कोर है। लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि तुम इंसानों के जैसे कैसे बात कर पा रहा हो। वह शेर कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि 10वें स्तर और उसके ऊपर के स्तर के सभी जानवर इंसानों की तरह बात कर सकते हैं। जिसके जवाब में दक्ष कहता है, मैं एक 16वें स्तर के शेर को पहाड़ी इलाके के जंगल में मारा था, लेकिन वह तो इंसानों की तरह बात नहीं कर पा रहा था। वह शेर जोर से दहाड़ता है और कहता है, वह उस इलाके का सबसे ताकतवर जानवर है जिसकी एक लड़ाई में उसकी आवाज चली गई, लेकिन कुछ दिनों हम तक खबर मिली कि किसी इंसान ने उसे जान से मार दिया। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता है कि वह तुम थे, इसलिए मैं अब तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझे मरने की कोई भी जल्दी नहीं है। और जिसने उस घमंडी शेर को जान से मार डाला वह तो मुझे भी जान से मार सकता है। इसलिए मैं तुमसे किसी भी तरह का बैर नहीं रखना चाहता हूं, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए, या फिर मैं आपकी सवारी बनने के लिए भी तैयार हूं। दक्ष उसकी बात सुनकर कहता है, मुझे भी किसी की बेवजह जान लेना पसंद नहीं है, और मैं भी तुम्हें मारना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे बहुत लंबा सफर करना है। इसलिए क्या तुम मेरी सवारी बनना पसंद करोगे? इसके बदले मैं तुम्हें कुछ एनर्जी क्रिस्टल भी दूंगा, जिससे तुमने अपनी शक्तियां भी बढ़ा सकते हो। दक्ष की बात सुनकर वह शेर बिना कुछ सोचे ही हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ, और इसके लिए तुम्हें मुझसे इजाजत मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि तुम मुझे आदेश भी दे सकते हो। दक्ष की एनर्जी क्रिस्टल वाली बात सुनकर वह शेर तो मन ही मन बहुत खुश है, क्योंकि उसे सवारी बनने के बदले एनर्जी क्रिस्टल्स मिलेंगे। दक्ष फिर उस शेर के ऊपर बैठ जाता है और विक्रम सिटी का रास्ता बताने लगता है, और उसे उस तरफ चलने का इशारा करता है। जिसके जवाब में शेर कहता है, तुम चाहो तो हम जमीन के बजाय हवा में उड़ते हुए भी जा सकते हैं, इससे हम जल्दी भी पहुंच सकते हैं। शेर की बात सुनकर दक्ष कहता है, नहीं मैं जमीन के रास्ते ही जाऊंगा, इसलिए तुम जमीन पर ही चलो, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर लेटते नहीं बनेगा, जिससे मैं आराम नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद शेर फटाक से दक्ष को नीचे उतारता है और कहता है, तुम यही रुको, मैंने एक जगह एक 2 पहिए वाली छोटी सी बग्घी देखी है, मैं उसे लाता हूँ। इसके बाद वह शेर वहां से दौड़ते हुए चला जाता है और कुछ ही समय में एक छोटा है बग्घी ले आता है, जिसमें 2 पहिए और वह ऊपर से खुला हुआ जो सिंगल बेड शीट के बराबर है, लेकिन उसे खींचने के लिए कोई बैल या घोड़ा नहीं है। फिर वह शेर दक्ष उसमें लेटने को कहता है और दक्ष उसमें लेट जाता है, लेकिन दक्ष लेटने से पहले उस शेर को एक कागज का नक्शा दिखाते हुए उसे अच्छे से समझा दिया था कि उसे किस तरफ जाना है, और वह शेर उस बग्घी को खींचते हुए वहां से जाने लागत है, और दोनों बात भी करते जा रहे थे। जिस दौरान दक्ष ने उस शेर का नाम शेरू रख दिया, और उस शेर को यह नाम अच्छा लगा। शेर जिस जगह से भी जाता तो कुछ जंगली जानवर उनके सामने भी आ जाते, लेकिन शेरू को देखकर वह सभी वहां से दूर भाग जाते हैं, क्योंकि वह सब शेरू से कम ताकतवर होते थे, और उन सभी को शेरू के हाथों मरना नहीं था। लेकिन उन सभी को दक्ष भी दिखा था, जिस वजह से वह सभी सोच में पड़ गए कि यह इंसान कौन है जिसने 10वें स्तर के जानवर की यह हालत कर दी है। एक दिन पूरा चलने के बाद वह दोनों एक झरने के पास पहुंच गए, जहां दक्ष ने नहाया और कुछ स्वादिष्ट फल इकट्ठा कर शेरू के साथ खाने लगा। तभी शेरू दक्ष से कहता है, दक्ष क्या इंसानों का जानवरों को बेवजह और अपने फायदे के लिए मारना अच्छी बात है? यह गलत है। वह दोनों एक दूसरे पर तब तक नहीं मार सकते हैं जब तक कि उनमें से कोई उनके लिए खतरा ना हो। आसान शब्दों में, अगर कोई जानवर इंसानों पर हमला करता है तब इंसानों का यह हक है कि वह उसे जान से मार सकते हैं, और यही कानून जानवरों पर भी लागू होता है कि अगर कोई उन्हें मारने चाहे तो वह भी उन्हें जान से मार सकते हैं। अब यह छोड़ो और खाना खाओ, इसके बाद हमें यहाँ से जाना है, दक्ष कहता है।
दक्ष को चलते चलते 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उसे कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता है जो सेनापति मोहनलाल से संबंधित हो। बीच में उसे कुछ गांव भी मिलते हैं और शेरू को गांवों से कुछ दूरी पर ही छोड़ देता ताकि कोई शेरू को देखकर डर ना जाए। और दक्ष गांव में जाकर वहां के हाल चाल पूछने लग गया, जिनमें एक खबर समान थी कि उनके गांवों से कुछ लड़कियां लापता है और उन्हें लापता हुए बहुत दिन गुजर गए। दूसरे दिन के शाम के वक्त दक्ष विक्रम सिटी के सबसे पास के गांव से गुजरकर जा रहा है। तब वहां के बहुत से लोग शेरू को देखकर डर गए और यहाँ वहां से भागने लग गए क्योंकि शेरू बहुत ताकतवर है। तभी शेरू सभी को यहाँ वहां भागते हुए देखकर कहता है, अरे भाई यहाँ वहां मत भागो, मैं यहाँ पर तुम्हारी जान लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर अपने दक्ष भाई के साथ आया हुआ हूँ, हम यहाँ पर आज रात बस रुकना चाहते हैं। सभी लोग उस शेर को इंसानों की तरह बात करता देख रुक जाते हैं और सभी शेरू को देखने लग जाते हैं। इसके बाद सभी देखते हैं शेरू जिस बग्घी को खींचते हुए लाया था उससे एक लड़का उतरता है जिसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, जो उस बग्घी में लेटा हुआ था यह दक्ष है। दक्ष बग्घी से उतरता है और उन गांव वालों को देखते हुए कहता है, सभी गांव वालों से निवेदन है कि आप सभी हमसे ना डरे, हम बस विक्रम सिटी जा रहे हैं। सुना है वहां पर कल एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है, तो मैं और मेरा दोस्त शेरू यहाँ इस गांव में कुछ वक्त के लिए रुकना चाहते हैं। दक्ष को एक बोलने वाले शेर के साथ देखकर सभी आपस में ही बात करने लगते हैं कि इन दोनों को यहाँ पर रहने देना है या नहीं। तभी दक्ष उन सभी के चेहरों पर छाए डर को देख लेता है। तभी एक बूढ़ा आदमी कहता है, हम तुम्हें मना तो करना चाहते हैं, लेकिन तुम हमें अच्छे लगे। तुमने अपनी ताकत का हम पर रौब नहीं झाड़ा और न ही अपनी ताकत का घमंड किया। बात यह है कि इस गांव में जब भी कोई कुछ दिनों के लिए आश्रय लेता है और यहाँ से कोई ना कोई लड़की लापता हो जाती है, हमारे गांव से बहुत सारी लड़कियां लापता हुई है, जिनमें मेरी 12 साल की बेटी भी थी, लेकिन कुछ दिनों पहले उसकी लाश मुझे जंगल के पास मिली। दक्ष उनकी बात सुनकर कहता है, अगर आप नहीं चाहेंगे तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। तभी दूसरा आदमी कहता है, नहीं तुम रुक सकते हो, तुम एक अच्छे इंसान हो और हम अच्छे इंसानों की हमेशा मदद करते हैं। अब तुम उस घर में चले जाओ। उस घर में एक 50 साल की औरत बस रहती है और कोई भी नहीं रहता है। इसके बाद दक्ष शेरू के साथ उसी घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन जब वह उस घर के पास जाता है तो उसे वहां पर एक 50 साल की औरत दिखाई देती है, जिसका चेहरा दक्ष को उस लड़की की तरह दिखाई दे रहा था जिसकी लाश को उसने जंगल में जलाया था। लेकिन दक्ष उस औरत को कुछ भी नहीं कहता है उस लड़की के बारे में। इसके बाद वह औरत दक्ष को अंदर ले जाती है, लेकिन दक्ष शेरू को गांव से बाहर भेज देता है और उसे कह देता है कि वह आसपास के सभी जानवरों जिनकी रैंक 7 और उससे ऊपर है उन सभी को इकट्ठा करके सुबह तक लाने को कह देता है, जिसके बाद शेरू वहां से चला जाता है। दक्ष घर के अंदर बैठा था और उसके साथ उस घर की मालकिन वह औरत भी बैठी है। दोनों रात का खाना खा चुके थे, लेकिन दक्ष देख रहा था कि वह औरत घर के दरवाजे की तरफ ही देखे जा रही थी और वह औरत ज्यादा बात भी नहीं कर रही थी। आखिरकार दक्ष उस औरत से पूछ ही लेता है कि वह इस तरह दरवाजे की तरफ ही क्यों देखे जा रही है। इसके बाद वह औरत धीमी आवाज में कहती है, मैं अपनी बेटी का इंतजार कर रही हूँ। वह एक दिन विक्रम सिटी गई थी सेनापति मोहनलाल के गहर काम करने के लिए, लेकिन वह अभी तक नहीं आई। मैं उसका बहुत दिनों से उसका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन वह अभी तक नहीं आई है, ना जाने वह कब आएगी। दक्ष उस औरत की बात सुनकर उसके पैरों के पास बैठ जाता है और उसके दोनों हथेलियों को पकड़कर अपने दोनों हथेलियों के बीच दबा लेता है और धीरे से कहता है, माँ जी मैंने आपसे एक बात छुपाई है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यह सब पहले ही बता देना चाहिए था, क्योंकि यह आपकी बेटी के बारे में है।
दक्ष की बात सुनकर वह औरत दक्ष से कहती है, क्या तुम मेरी बेटी को जानते हो? बताओ ना, तुम मेरी बेटी को जानते हो? कैसी है? हो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? कहते कहते उस औरत के आंखों में आंसू आ जाते हैं। दक्ष उस औरत के आंसू पोंछता है और कहता है, अपने आप को संभालिए। और इसके बाद वह सब कुछ बता देता है जो कुछ भी जंगल में हुआ था। दक्ष की बात सुनकर वह औरत फूट फूट कर रोने लगती है और फिर भागते हुए रसोई की तरफ जाने लगती है। दक्ष समझ जाता है कि वह कुछ गलत कदम उठाने वाली है, जिस वजह से वह उस औरत को रोक लेता है और उससे कहता है, आपको समझदारी से काम लेना होगा और आपको आपकी बेटी के लिए न्याय मांगना होगा और उन सभी गुनहगारों को सजा दिलानी होगी या फिर आपको उन सभी को मरते हुए देखना होगा। इसके बाद वह औरत फिर दक्ष को आशा भरी नजरों से देखते हुए कहती है, क्या तुम मेरे लिए उस सेनापति मोहनलाल जो जान मार पाओगे? बेटा, अगर तुमने उसे जान से मार दिया तो मैं अपना यह घर तुम्हारे नाम कर दूंगी, यहाँ तक कि मैं तुम्हें सोने के सिक्के भी दूंगी। दक्ष कहता है, नहीं, मुझे इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है। आपने मुझे खाना खिलाया है, यही मेरे लिए काफी है और मैं खुद उस इंसान को जान से मारना चाहता हूं जो औरत को एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब आप सो जाइए और कल देखिएगा कि किस तरह मैं उसे सबके सामने जान से मारता हूं और उसके साथियों को भी। आधी रात को जब सो चुके थे, दक्ष भी सोया है और तभी उसके कानों में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई घर का दरवाजा खटखटा रहा है, जिस वजह से वह उठ जाता है और वह घर के दरवाजे की तरफ जाने लगता है। लेकिन उससे पहले उस घर की मालकिन ने जाकर दरवाजा खोल दिया और उसने एक लड़की को जल्दी से अंदर किया और उससे कहती है, जल्दी अंदर जाकर कहीं जाकर छुप जाओ, नहीं तो वह मने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उस औरत की बात सुनने के बाद वह लड़की कहती है, छुपने का वक्त चला गया है माँ जी, मने ने मुझे यहाँ आते हुए देख लिया है और वह अपने सैनिकों के साथ यहाँ ही आ रहा है। और फिर इसके बाद दक्ष की तरफ देखने लगती है जो वहां पर आ चुका है और कहती है, मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ, क्या आप मुझे उस दरिंदे से बचा सकते हैं? नहीं तो वह मेरी भी जिंदगी दूसरी लड़कियों की तरह बर्बाद कर देगा और आगे चलकर उनकी तरह मुझे आत्महत्या करना होगा। आपके पास एक बोलने वाला शेर है, जिस वजह से मैं समझ चुकी हूँ कि आप बहुत ताकतवर होंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके बदले आपको सोने के सिक्के दूंगी। इसके बाद दक्ष खुद से ही कहता है, लगता है इस विक्रम सिटी के ताकतवर लोग सिर्फ कमजोर पर ही अपना हुकूमत चलाना जानते हैं, लेकिन अब मैं इनकी सारी हुकूमत को जड़ से ही उखाड़ फेंकूंगा और आने वाली पीढ़ी हमेशा इसकी कहानी सुनाएगा। इसके बाद दक्ष उस लड़की को देखते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और इसके बदले तुम्हें कुछ भी देने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद दक्ष उस लड़की के साथ घर से बाहर आ जाता है और उस घर की मालकिन को अंदर भेज देता है और फिर दक्ष उस लड़की को लेकर उसके घर की तरफ जाने लगता है। वहां पर बहुत से लोग इकट्ठे हो रखे हैं जो घुटनों के बल बैठे हुए हैं और सभी रो रहे हैं और उनके सामने एक घोड़े के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है जो उनको देखकर हंस रहा है, जिसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं और उसके साथ से योद्धा खड़े हुए हैं जिन्होंने अपने आप को काले कपड़ों से ढक रखा है, जिनकी संख्या 10 है, जिन्होंने 9 लड़कियों को पकड़ के रखा हुआ है जो घुटनों के बल बैठकर रो रहे हैं। वह उन सभी लड़कियों के परिवार वाले हैं और उनके साथ बाकी के भी गांव वाले भी हैं। तभी घोड़े पर बैठे लड़के की नजरें दक्ष और उसके साथ आ रही लड़की पर चली गई, जिसे देखते हुए वह कहता है, ओह देखो, एक और आ गई, उसे भी अपने साथ लेकर चलो, आज तो मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी होगी। इसके बाद एक योद्धा चलते हुए दक्ष की तरफ बढ़ने लगता है और दक्ष साथ की लड़की को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन दक्ष उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके गर्दन को पकड़कर वहां में उठा लेता है और फिर वह योद्धा झांक पटाने लगता है और फिर
दक्ष उसकी गर्दन को और जोर से दबाता है, जिसके बाद वह योद्धा मर जाता है। दक्ष के हाथों उस योद्धा को मरते हुए देखकर उस जगह में सन्नाटा फैल गया और जो लड़का घोड़े पर बैठा हुआ है वह भी उस योद्धा की मौत देखकर घबरा गया और सोचने लगा, यह लड़का कौन है? कहीं यह लड़का इस लड़की का प्रेमी तो नहीं है, या फिर यह लड़का इस लड़की को पसंद करता है, या फिर यह इसका कोई रिश्तेदार है। अगर इनमें से कोई एक भी बात सच निकली फिर तो यह लड़का हम में किसी को भी जान से मार सकता है, और इसकी ताकत तो इन शूरवीर योद्धाओं से भी ज्यादा है लगता है। यह कोई विद्वान है लगता है। मुझे सिर्फ 9 लड़कियों के साथ ही जाना होगा, लेकिन इस लड़के ने मेरे एक 16वें स्तर के शूरवीर योद्धा को जान से मार डाला है, उसके बदले कुछ ना कुछ तो लेकर जाना ही होगा, लेकिन मुझे इस लड़की को जाने देना चाहिए। इसके बाद वह लड़का घोड़े पर से ही दक्ष को देखते हुए कहता है, देखो, अगर तुम उस लड़की को अपने पास रखना चाहते हो तो उसे अपने पास ही रखो, हम में से कोई भी उस लड़की को हाथ नहीं लगाएगा, हम बस इन 9 लड़कियों को बस लेकर जाते हैं। इतना कहकर वह लड़का आगे कहता है, वैसे मेरा नाम मनय है और मैं 19वें स्तर के योद्धा सेनापति मोहनलाल का बेटा हूं। मनय ने अपने पिता के बारे में इसलिए बताया ताकि दक्ष उस पर हमला ना करे, क्योंकि आसपास के सभी गांव के लोग सेनापति मोहनलाल से बहुत ज्यादा खौफ खाते हैं। इसके बाद मनय वहां से जाने लगा। आगे की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।